गीत गजलें रचन के जतन व्यर्थ हैं। गीत गजलें रचन के जतन व्यर्थ हैं। व्यंजना लुप्त हो तो कहन व्यर्थ हैं। भाव जिसके हृदय को द्रवित ना करें, भाव जिसके हृदय को द्रवित ना करें, काव्य वो गीतिकाएं कथन व्यर्थ हैं। काव्य वो गीतिकाएं कथन व्यर्थ हैं। आप सभी कला प्रेमियों, साहित्य साधकों और सुधीजनों का मैं ऋतु अस्थाना रूही फरीदाबादी, सजनिका रचना संसार की संस्थापिका एवं अध्यक्ष स्वागत करती हूँ और आज फिर से कला एवं साहित्य साधकों से चर्चा का कार्यक्रम लेकर आई हूँ। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान हिमांशु जी से और जानते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिक हमारे मंच पे, सजनिका पटल पे। हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इस वाद संवाद का हिस्सा बनाने के लिए स्वागत है। और मेरा नाम जैसे कि आपने लिया, मैं हिमांशु शुक्ला जी। मैं मुख्यतः श्रृंगार पे लिखता हूँ। अच्छा। और मेरी जो यात्रा है, ये यात्रा कॉलेज के टाइम से शुरू हुई। अच्छा। मैंने बीटेक झांसी से किया है। ओके। और उसके पहले भी, इवन उससे पहले भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जैसे कि मेरा यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी है। सेम है। तो मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। ओके। तो हाई स्कूल मैंने लखीमपुर खीरी से किया। क्या बात है, मुझे लगा मैचिंग है आप तो। भाई हो गए छोटे। लखीमपुर रह चुकी हूँ मैं अभी। अच्छा। बचपन। अरे वाह, क्या बात है। देखिए अभी जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा ना, हम लोग मायके ससुराल सब मैच करने लग जाएंगे। तो हाई स्कूल मैंने लखीमपुर खीरी से किया और हिंदी से था यूपी बोर्ड। तो जैसे, और इंटर मैंने कानपुर से किया। अच्छा। सो हिंदी की जो किताबें थी, काव्य संकलन, गद्य गरिमा, उसमें जो दोहे होते थे, उसमें जो श्लोक होते थे, उस समय पे जब यूपी बोर्ड के टाइम पे जो क्या कहा जाता था कि सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो उनके जो दोहे होते थे ना, मतलब आप उनके दोहे पढ़िए, वो जो रुचि थी ना, वो जो तुकांत होते थे, वहां से आती थी कि ये इतना सुंदर कैसे लिखते हैं, इतना अच्छा कैसे लिखते हैं। फिर जब कॉलेज में आए, कॉलेज में फ्रेशर आए थे, तो उस समय तो कुछ पता था नहीं लिखना कैसे है, शायरी गजल क्या होती है। तो सिर्फ दूसरे की सुनी हुई रट्टा मार के पूरे कॉलेज में सुनाते थे, फ्रेशर्स पार्टी में, फेयरवेल में सुनाते थे सबको। तो सब बोलते थे कि यार ये हिमांशु तो बड़ा अच्छा बोलता है। तो धीमे धीमे लगा कि नहीं यार, अगर बोलता है तो लिखना भी चाहिए। बिल्कुल। सो फिर थर्ड ईयर आते आते मेरी खुद की कविताएं कॉलेज की जो मैगजीन थी संकल्प, उसमें प्रकाशित होने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से फिर धीमे धीमे जॉब के साथ भी लिखना। बीटेक का आपने बताया, बीटेक किया है। मैंने बीटेक किया है और मैंने जॉब के साथ साथ एमबीए भी किया है। एमबीए भी किया है, बहुत बढ़िया। सो अब जितना भी पढ़ाई करी है वो उससे पेट पल रहा है, और जितना भी मैं लिख रहा हूँ उससे मन पल रहा है। तो ये तो हमारे आत्मा का खाना है, ये आत्मा का भोजन है। तो मैं अपने परिचय में हमेशा दो पंक्तियां कहता हूँ कि हिंदी की बिंदी भी हूँ मैं, नुक्ता हूँ उर्दू प्यारी में, क्या बात, छंदों की मात्राओं में भी हूँ गजलों की फनकारी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं दोनों ही विधाओं में, ऑलमोस्ट सारी विधाओं में लिखने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि धीमे धीमे और सीखूं। अच्छा। और लिखता रहूं। तो जब कुछ बहुत दुखी होता हूँ कॉलेज में या मतलब घर से या ऑफिस से, तो लिखने बैठ जाता हूँ। उसको लिखने के बाद सुकून मिलता है। हाँ, कभी कभी तो ऑफिस का गुस्सा भी लिखने में निकाल देता हूँ। निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बड़ा एक हुनर है, गॉड गिफ्टेड। हाँ जी। हम हैं कि लिख सकते कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बस उसी विधा को, उन्हीं दो पंक्तियों को साथ लेके अपनी इस यात्रा को, साहित्यिक यात्रा को कंटिन्यू करे हुआ हूँ। तो ऐसा कोई था बचपन में जिससे जो आपको लगा कि इसके जैसा बनना है या इसके जैसा लिखना है? कोई कवि रहा हो या कोई साथ का स्टूडेंट या कुछ? नहीं, साथ के स्टूडेंट्स ऐसे कोई नहीं थे। कोई कवि? जैसे मेरे घर में ना, मेरे पूरे मम्मी के साइड से मेरी जितनी कजन्स बहनें हैं, तो
आपको पता होगा बुलौए होते हैं ना, जैसे ढोलक बजती मजीरा बजता है, बिल्कुल। मेरा आज तक उनमें बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। मतलब कहीं भी मम्मी या किसी भी फंक्शन पे तो ढोलक मजीरा मुझे सब अरे वाह, आता है, क्या सारे बात बन्ना है, बन्नी बहुत बढ़िया। सरिया क्या ठुमरी। बात है। सो जब ये होता था ना घर पे तो मैं साथ बैठता तो था। वो तो एक और तरह से पोइट्री तो है। हाँ, सो अब चूंकि मम्मी लोग होते थे, मौसी बहनें, हाँ हाँ। तो वो सब के सब ढोलक में कि भैया ऐसे करो, भैया वैसे करो, तो मुझे अच्छा। वही से इंटरेस्ट होता था और मैं हाँ। हर बुलौए में ज्वाइन करता था मम्मी के साथ। Very जो good. इवेंट जो घर पे होते थे ना, अभी भी ऐसा कुछ होता है, ये मेरे दोस्तों की शादी में जाता हूँ तो हाँ। वहां मुझे बोल दिया जाता है हिमांशु को लेके हाँ, आओ। मतलब म्यूजिक से, म्यूजिक से, पोइट्री हाँ से आपको लगाव रहा है। हाँ हाँ मतलब हाँ। जाने अनजाने आपको था अंदर कि मुझे पसंद है ये। हाँ हाँ हाँ। फिर और बाद में लेखनी बाद में उठाई, वो बात अलग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे उनकी रामधारी सिंह दिनकर की अगर आप पढ़ेंगी तो उनकी जो रश्मि रथी है वो मेरी फेवरेट है। बिल्कुल। अच्छा। और उसमें से जो उनका जो तीसरा सर्ग है, उसका जो तीसरा चरण है, उसकी दो पंक्तियां इतनी खूबसूरत हैं, जो मैंने बहुत सी अपनी कविताओं में, गीतों में उनका उदाहरण भी लिया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर आप इस सिद्धांत को अपने साथ लेके चलेंगे ना, आप कभी उस मोड़ पे जा ही नहीं सकते हैं। और जैसे रसखान तो हरदोई के ही हैं, रसखान तो उनको बोला जाता है रस की खान। आप उनकी सवैये सुने, आप उनके सवैये पढ़ें, ऐसा लगता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में वो जो लिख के चले गए, वो आज भी ताजा है। एक एक शब्द में उनके पूरा सार है। मतलब उनका एक सवैया है जो मेरा बहुत फेवरेट है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड। मतलब कितना खूबसूरत है। हमने पढ़ा है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहीं से रुचि आई मेरे को कि यार इतना खूबसूरत हमारे पूर्वज लिख के चले गए हैं, और घर पे वो एक तरह से गीतों का, जैसे मम्मी की डायरी थी, आज भी उनके भजन उनके लिखे हुए हैं, तो फिर धीमे धीमे वो अपने अंदर आ ही जाता है। सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अंताक्षरी, ये सब भी मैंने काफी किया है। हाँ। तो क्या आपने, जब बात आती है सीखने की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब प्रॉपर किससे सीखा है? कोई गुरु हैं आपके, उस्ताद हैं? मैं सच बताऊं तो मेरा कोई भी उस्ताद नहीं है। अच्छा। और मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप बहुत पसंद करते हो, और वैसे इन पर्सन नहीं सीखा आपने? हाँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है। अगर कोई, मतलब मैं किसी को बोलूं कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति मेरा गुरु है या मेरे उस्ताद हैं, तो नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने जितना भी सीखा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि दिनकर साहब को पढ़ के, प्रेमचंद जी को पढ़ के, और सोशल गूगल को करके, किताबों को पढ़ के, छंदों का ज्ञान और गजल कैसे लिखनी है, तो ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे 3 इडियट्स में डायलॉग है कि ज्ञान सब जगह है, बस आपको पकड़ना चाहिए उसको। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो मेरा गुरु है। तो जितना भी सीख रहा हूँ, खुद से ही सीख रहा हूँ। एक समय था लगभग 1-1.5 साल पहले तक, जब मैं 8-8 घंटे छुट्टी लेके मैं पूरा यूट्यूब पे सिर्फ ये विधा सीखता था कि यार, जैसे कहीं मैंने सुना, किसी ने कुछ पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उससे खाली इतना पूछता था कि सर ये क्या है, उसके बाद उसके बारे में उसको जानना, उसको सीखना, कैसे लिखना है, ये खुद से मैंने। तो आपको ये नहीं लगता कि जो हमारे बड़े कह गए कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो एक कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको दिशा निर्देश दे, मार्गदर्शन दे? ये है, ये मैंने काफी लोगों से सुना है, लेकिन 2 चीजें हैं। देखिए, मैंने अभी लास्ट ईयर एक कंपटीशन था, तो वहां पर उसका जो रिजल्ट आना था वो ये था कि अगर आप वहां पे आपका नाम आता है तो आपको ऑल इंडिया मुशायरे में आपको बुलाया जाएगा। तो वहां मैंने गीत पढ़ा था, और वो पूरा बहर में था, और उन्होंने जो टॉप 2 निकाले थे उसमें मैं भी था। क्या बात है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शायद मेरे कोई उस्ताद नहीं थे, क्योंकि वो गजल की दुनिया थी, तो शायद उन्होंने फिर बोला कि नहीं, उस्ताद तो होने मैंडेटरी है। तो मेरा सिर्फ एक सवाल ये था कि अगर ये मतलब कंडीशन थी तो फिर आपको पहले बताना था। ये तो है, ये कंडीशन, अगर आप, ये कंडीशन तो खैर नहीं सही है मुझे लगता है। अगर आप पहले 2 में सिलेक्ट करने के बाद, वहां बहुत से लोग थे, 100 के आसपास थे, तो देखिए गुरु होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, डेफिनेटली गुरु होना चाहिए, बट हाँ, अभी तक मेरा ऐसा कोई गुरु मुझे लगा नहीं। तो मुझे ये भी होता है कि जैसे कहते हैं गुरु अपना शिष्य ढूंढता है, तो शिष्य भी गुरु मतलब पात्र होना चाहिए कि तो अभी तक मुझे कोई लगा नहीं कि मैं किसी को बोलूं कि नहीं ये मेरे गुरु हैं, या फिर कभी कभी होता है कि गुरु भी अपना शिष्य ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, पात्रता देख करके। तो मुझे ऐसा, मेरा अपना पर्सनल ये है कि
अगर गुरु जैसे कहा गया हमारे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। तो उससे आपके मतलब कई आपके भ्रम छट जाते हैं कि ये करूं कि ये करूं। अब हमें तो लगता है कि पब्लिक को ये पसंद आएगा, बट सही क्या है, कई चीजें हैं। तो खैर मेरा तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तो उस्ताद मिले हैं। अरे वाह। और मैंने सीखा है उनसे, सीख रही हूँ अभी भी। सीखा तो कभी होता नहीं है ऐसा। तो सीख रही हूँ, गीत गजल मुक्तक सब कुछ उनसे सीखा है। और वो तो खुद में एनसाइक्लोपीडिया है। उनका नाम है उस्ताद मोहतरम ओम प्रकाश खींची, दिल सीकरी साहब। अच्छा। हाँ, ये राजस्थान के। तो वो ठीक है, खैर वो अपनी अपनी जर्नी है, कोई किसी को वो नहीं है, तो ठीक है। आगे हम पसंदीदा आपने बता ही दिया, यात्रा बता दी। उपलब्धियां के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आपकी उपलब्धियां कैसी? उपलब्धियां किस क्षेत्र में? शायद साहित्यिक क्षेत्र में। अच्छा, इसी क्षेत्र में उपलब्धियां जैसे अभी कोरोना के बाद से मैं एक्टिव हुआ थोड़ा। पहले तो मैं लिखता था तो सिर्फ फेसबुक पे डाल देता था। अब जो भी मैंने गीत लिखे या कविताएं लिखी, तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तुम तो दिल्ली एनसीआर में रहते हो, ये जो लंबा लंबा लिख के डालते हो उनको कौन पढ़ेगा, मतलब किसके पास टाइम है आज की डेट में। तो फिर मैंने पता किया यहाँ पर ओपन माइक्स होते हैं, सबने बोला ओपन माइक्स होते हैं दिल्ली एनसीआर में, वहां जाओ, माइक पकड़ो, वो सब करो। तो अभी लगभग 2022 मिड से मैंने ओपन माइक शुरू किए थे। अच्छा। और 2023 तक मैंने ओपन माइक किए। फिर अभी मैं ओपन माइक ऑलमोस्ट ना के बराबर नहीं जा रहा हूँ, मतलब वैसे ही आपको प्रोग्राम्स मिल रहे होंगे। हाँ, सो उपलब्धियों में जैसे मुझे राष्ट्रीय साहित्य सौरभ सम्मान मिल चुका है, बहुत बढ़िया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान मिल चुका है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे इवेंट्स में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनविटेशन। बहुत अच्छा। सो ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे तो। लेकिन हाँ, ये कुछ हैं जिनको मैं मानता हूँ कि वात्सल्य कौतुक सम्मान है, कि जो मतलब मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ साहित्यिक क्षेत्र में। सही बात है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा सम्मान यही है कि अगर सामने वाली जनता मेरे लिए तालियां बजा दे मेरे बिना कहे, सुन ले, आपके मन की बात उनके मन तक पहुंच जाए। और अगर मुझे कभी दूसरी बार मिले और ये बोले कि सर वो वाली 2 पंक्तियां आप सुना दीजिए या फिर ये वाला मुक्तक सुना दीजिए, तो इतना खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि यार उन 4 लोगों को मेरे 2 मुक्तक याद है। तो बस वही एक सम्मान है जो मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, और बाकी तो सब मोह माया है। बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये। तो किताब का आपको क्या ऐसा लगता है कि किताब एक कवि या लेखक की पहचान होती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, पहचान इसके भी 2 पार्ट हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में से आपने बहुत सारा मटेरियल लिखा हुआ है और आपने उसको बिना दुनिया को बताए सुनाए आपने उसको प्रिंट करवा दिया, अगर आपका नाम ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो आपकी किताब शायद उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाएगी। जो आपको जानता नहीं है कौन लेगा। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े कवि हैं, जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने जो पहले हो सकता है आज से 15 साल पहले तो लिखा ही नहीं है, उन्होंने तो कहा है सब कुछ। हाँ, उन्होंने हो सकता है कि जो 15 साल पहले लिख दिया हो, कह दिया हो, अगर वो आज भी अपनी किताब निकालेंगे तो उनकी बिक जाएगी, भले उसमें कुछ भी लिखा हो। बहुत सुंदर। तो मेरा तो मानना ये है कि पहले आप उस मुकाम तक आ जाएं, उसके बाद कि जहां पर आपको लोग जैसे मुझे, मैं बोला, मैंने एग्जांपल दिया कि कोई बोलता है कि सर वो भैया वो 2 मुक्तक सुना दीजिए, तो जब तक वो 4 लोग मेरा नाम नहीं समझेंगे ना, बहुत सुंदर बात है। मैं सोचता हूँ कि किताब छाप के फिर मैं अपने घर में रखा रहूंगा, उसको दूंगा किसी को कि यार मेरी पढ़ लो। अगर किसी को पता ही नहीं है कि हिमांशु क्या लिखता है, हिमांशु क्या पढ़ता है, बहुत सुंदर बात है। वरना मैं क्या देख रही हूँ, आपकी जनरेशन के लोग किताब सबसे पहले छपवाते हैं और सीखते और सुनाते बाद में है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मटेरियल नहीं है, लेकिन किताब लिखना देखिए अपने आप में वो मेरा बच्चा है वो एक तरह से, ठीक है। अगर मैंने छपवा दी तो फिर वो बिल्कुल मेरे सीने के पास रहेगी, ठीक है। और मैं किसी को दूंगा, मैंने आपको दी और फिर मैंने आपसे पूछा 1 हफ्ते के बाद, ऋतु जी मैं किताब पढ़ी, और आपने कह दिया नहीं अब तो समय नहीं मिला, तो ऋतु जी मुझे तब पढ़ेंगे जब ऋतु जी को ये पता होगा कि इसने अच्छा ही लिखा होगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो इसलिए अभी थोड़ा सा विलंब है, समय है। कोई जल्दी थोड़ी ना होती है। हाँ, और जल्दबाजी में तो काम बिगड़ते हैं बल्कि। हाँ, तो जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी उचित समय है, किताब जब तक समय, देखिए हर चीज का समय आता है, तब किताब भी छपेगी। सही बात है।
तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे आप। तो उसके बाद इसमें मतलब कविता में कुछ आता है विज्ञान का? क्योंकि नहीं आता है, जरूर आता है विज्ञान का। देखिए, विज्ञान और साहित्य हमेशा साथ चले हैं। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, प्रधानमंत्री हो के परमाणु परीक्षण में उन्होंने कितना सहयोग किया, लेकिन उनकी कविताएं देखिए, कविता लिखते हैं तो। और कविताएं, साहित्य जो है ना, वो किसी सब्जेक्ट पे आधारित नहीं है, वो तो है ना। आप मैंने देखा, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से मैंने इंजीनियरिंग करी है, और आईटी प्रोफेशनल हूँ। जो लिखना है, मेरा साहित्यिक जर्नी है, ये बिल्कुल अलग है। अब मेरा जो विषय है, जैसे आज के डेट में जब मैंने लिखना शुरू किया था, जब मैंने ओपन माइक शुरू किए थे, अभी भी जब मैं जाता हूँ, बहुत से लोग मुझे ये मानते हैं कि यार हिमांशु पढ़ेगा तो इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैंने पंचचामर छंद लिखे हैं जिसमें संस्कृत का भी यूज किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उस रुचि से विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हिंदी पे मैंने लिखा था कि इस धरा वसुंधरा पर अनंत आशाओं में एक तुझे ही माँ की उपाधि, असंख्य भाषाओं में अति सहज सरल भी हो, अमूल्य मानकों में तुम, मात्र हिंदी ही परिपक्व है अनेक परिभाषाओं में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो अब हिंदी से मेरा जो लगाव है, जो प्रेम है, वो अथाह है। बहुत अच्छी बात तो है, उसी हिंदी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हो बहुत ही सकता है सुंदर बात। मैं गजलें भी लिखता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मतलब अब मेरी जो अपनी रुचि है हिंदी को लेके, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊं। नहीं, बहुत अच्छी और बात है। मुक्तक, छंद, कविताएं, गीत, तो मेरे हमेशा से प्रिय रहे हैं ये सब। अच्छा। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होता कभी कोडिंग करते करते कि इसको गुनगुना के देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। जैसे ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी अपने ऑफिस के इश्यू में फंसा हुआ हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है यार, तो साइड में हो जाओ, फिर अपना ही कोई गीत, अपना ही कोई मुक्तक, या उस अवस्था से निकल के, जैसे मैंने कुछ लिखा और मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बस आप क्षण भर को वहां से अपना मन हटाइए, आप कविताओं में लगाइए। हाँ, जैसे ही आप इधर आएंगे ना, आपको खुद एहसास होगा, खुद से आपको लगेगा कि नहीं यार, वो शायद आप कोई मुक्तक पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा नहीं वहां में एक गलती कर रहा था। फिर आप वापस जाएंगे, वो सही हो जाएगा। मतलब एकदम आपको सुकून देता है ये काव्य जो है, सुकून देता है। ये तो रूह का सुकून है, मुझे लगता है आत्मिक सुकून है ये, बिल्कुल सच है। और वो जो करते हैं और जो इसको शिद्दत से पसंद करते हैं, वही समझ सकते हैं। बाकी हम किसी को समझा नहीं सकते कि इसमें सुख क्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोग कहते कविता करती हो, पैसा तो नहीं मिलता है इसमें। अरे नहीं, देखिए मैंने तो मैंने कहा जो मिलता है ना, वो आप नहीं समझेंगे क्या, वो नहीं समझेंगे। मैंने बहुत पहले एक सज्जन थे जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यार कवि हो, जैसे आपका सवाल था कि कितना पेट पलता है इससे, या कितना मिल जाता है। मैंने कहा जो मिल जाता है ना, वो आप नहीं समझ सकते हैं। वो जो मिल जाता है ना, सुकून। बिल्कुल। और सेम आंसर था कि पेट पालने के लिए नौकरी चल रही है और मन पालने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, आज भी मेरे फेसबुक के जो वो होता है ना कवर पेज, उस पे शायद कवर पेज मेरे प्रोफाइल में लिखी होंगी वो शायद, कि अपने कवि होने का अहंकार तो रत्ती भर नहीं मुझे, पर अपनी कविता के हर शब्द पर गुरूर करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं जो भी लिखता हूँ उसके हर एक शब्द पर, एक नुक्ते पर, एक बिंदी पर, एक विराम पर मुझे इतना गुरूर है कि मैंने जो लिख दिया है अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने लिए। सही बात है। मतलब अगर मतलब वही यहीं से एक सवाल पनपता है कि मतलब ये हम स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं या पब्लिक के लिए लिखते हैं? हमें क्या करना चाहिए कि जो दोनों ही चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला तो आंसर इसका ये होगा कि आप अपने लिए लिखिए। अगर जैसे मैंने कुछ लिखा है, मैंने बहुत सारे मुक्तक लिखे, अब हो सकता है कोई एक मुक्तक पब्लिक को पसंद आ जाए, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको उस भाव से, उस लय में, उस तरन्नुम में, उस मनोस्थिति में सुना ही नहीं पाऊंगा पब्लिक को कि जब तक मुझे पसंद नहीं है। हम एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको पहले खुद उसमें उतरना पड़ेगा, आपको उसका मंथन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने लिखा वो बहुत ही अच्छा है आपके हिसाब से, आपका जो भी ज्ञान है, उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे ना,
जब तक आपकी आत्मा तृप्त आप नहीं होगी ना, सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, तब तक आप दूसरे को नहीं कर सकते। हाँ। और फिर ऐसा भी होता है, जैसे जैसे मैं जाता हूँ, मैं कॉलेज में भी जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वहाँ की जो जनरेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चे हैं, मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ जहाँ पर वरिष्ठ लोग होते हैं, 60+ होते हैं, बहुत मतलब हर एज के उसमें जाता हूँ। फिर ये आपको डिसाइड करना होता है कि जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का बच्चा सुन रहा है आज के टाइम पे, क्या वो सुनेगा जो एक वरिष्ठ कवि सुन रहा है, कविताएं सुन रहा है, बहुत क्या बोलते हैं, गंभीर कविताएं, क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा वो शायद। या फिर जो वरिष्ठ कवि हैं, आप कहीं जाएं, उनके छंदों के उसमें जाएं या कविताओं में जाएं, और आप वहां वो सुना दें जो वो बच्चा पसंद कर रहा है, क्या वो सुनेंगे? नहीं मतलब सुनेंगे। कि आपको तो माहौल देख करके, हाँ, माहौल देख के आपको अपनी कलम चलानी पड़ेगी, लेकिन वो कलम पे भी कंडीशन है कि वो आपने जो भी कलम चलाई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, आप कितना, मतलब आत्मिक संतुष्टि। हाँ, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ तो मैं वहां के हिसाब से लिख लेता हूँ। मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ जहाँ पर बड़े लोग हैं, जनरेशन ऐसी है, उसके हिसाब से कलम चलाना बहुत जरूरी है। आप विषय से नहीं भटक सकते हैं। जैसे कहीं पे किसी ने बोला कि अध्यात्म का विषय है, आपको आना है, या तो शहीदों का कोई दिवस है, तो उसके हिसाब से आप लिखिए, लेकिन हाँ, आप समय अनुकूल होना चाहिए। लेकिन आप जो लिख रहे हैं, सबसे पहले आप संतुष्ट होने चाहिए, उसके बाद आप दुनिया को संतुष्ट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सच लिखना चाहिए, या फिर हमें मतलब सच इन द सेंस कि जो चल रहा है इस समय यथार्थ में, वो लिखना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे काल्पनिक चीजें लिखनी चाहिए हमें? देखिए, मैं मुख्यतः तो श्रृंगार का कवि हूँ, और मेरा मानना है कि श्रृंगार, सिर्फ श्रृंगार बिना उपमाओं के और बिना कल्पनाओं के अधूरा है। वो तो है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप आज के समावेश के हिसाब से लिख रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो हो रहा है, उसमें तो आपको यथार्थ ही लिखना चाहिए, लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप झूठ नहीं लिख सकते। जो आप देख रहे हो समाज में ये कुरीतियां हैं, ये गलत है, अब आप उसको सही करने के लिए कुछ भी लिख दो, वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही वाली बात है कि अब हम ये तो नहीं ले सकते कि हमारा बहुत सब सुंदर चल रहा है, बड़ा सुंदर देश है, अच्छे लोग हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, कवि का, कवित्री का ये फर्ज है, ये धर्म है, हमारा धर्म, ये धर्म है, आपका ये कर्तव्य है कि आपको समाज को आईना दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कि मतलब क्या बोला, जैसे आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, तो और आप उसको, हाँ, आप उसको बस ये प्रूफ किए जा रहे हैं कि नहीं सही है क्योंकि मैंने लिख दिया है, आप कितने भी बड़े कवि कवित्री क्यों ना हो, फिर वो गलत ही है। जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे दुष्यंत साहब का ही है। हाँ, आप देख लीजिए उनको। तो वही है कि सच ही लिखना चाहिए। अगर आप सामाजिक विषय पे लिख रहे हैं, आप सच लिखिए, बाकी आप श्रृंगार में, विरह में, जो भी वो तो आप अपने कल्पना के घोड़े कहीं भी दौड़ा सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं। अच्छा, और शिल्प का ध्यान रखना चाहिए ना, शब्दों की बहुत जरूरी, शब्दावली और शब्द बहुत। अच्छा, शब्द ज्यादा जरूरी है कि भावनाएं? मतलब कि आप कह रहे हैं कि शब्द पहले भाव आते हैं, फिर शब्द आते हैं। वही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि हमारे नवांकुर भी देखेंगे तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं आजकल के कई गाने मैंने सुने हैं, गीतकारी लिखते हैं, लिरिसिस्ट लिखते हैं, जो कवि होते हैं, तो क्या कोई ना कोई एक फैंसी वर्ड पकड़ के कोई ऐसा उर्दू का शब्द उठा लेंगे या कोई भारी भरकम शब्द और वो घुसा के कि गाना सुंदर हो गया या कविता। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी लिख के फेमस एक समाज में हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया कि वो बच्चों को पसंद आ सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, शेल्फ लाइफ नहीं होगी। हाँ, आप पुराने गाने उठा लीजिए, कोई भी गाने उठा लीजिए, आप मुकेश के, रफी साहब के, और आज तक चल रहे हैं। इसीलिए जैसे आज भी अंताक्षरी अगर मैं खेलता हूँ तो अंताक्षरी में शायरी में कभी हारा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को एक्चुअली पिछले 10 से 15 साल के गाने नहीं आते जबान पे, नहीं आते, वो सब आते हैं पुराने, हाँ, क्योंकि वो पुराने गाने जो थे ना, मतलब 100 साल पहले, इवन आपने, मेरी मदर हैं, उनके टाइम के गाने भी आज तक चल रहे हैं। मेरे फादर मतलब बहुत शौकीन थे पुराने गानों के, हमारे पास आज भी कैसेट्स रखी हुई हैं, वो, ठीक है, 90s 40s की कैसेट्स हैं, वो सब पाकीज़ा गाने, आज भी वही गाने। इवन मैं अपनी रील्स में, अपनी पोस्ट में जो गाने चूज करता हूँ, वो शायद मैक्सिमम वही होते हैं। फैमिली से आपको मिला है ये, जो आपको टैलेंट मिला है, फैमिली की भी देन। वो पुराने गाने आप देखिए ना, उनमें शब्द, उसमें हो हल्ला नहीं होता था, म्यूजिक बहुत लाइट होता था, सिर्फ भाव और लिरिक्स जो होते थे ना, आप हर
शब्द को आप महसूस कर सकते हैं। आजकल का तो मैं क्या ही बताऊं, अब जैसे लिरिक्स है लड़की पागल है पागल है पागल है, अब इसमें आप क्या छंद ढूंढेंगी, क्या बह ढूंढेंगी, है ना। अब बस चल रहा है वो, केवल डीजे के लिए चल रहा है वो, डीजे के लिए बस। तो बाकी तो उसमें एक बार सुनेंगी बोर हो जाएंगे। वो गाने देखिए, पुराने गाने, पुराने तो इतनी बार कभी भी सुनेंगे सुन आप। लीजिए, कभी भी सुन लीजिए। तो ये बात भाव सही सबसे कही आपने। जरूरी है। भाव जरूर, भाव प्रधान होना हाँ, चाहिए। भाव प्रधान होना चाहिए। बिल्कुल, शब्द तो बिल्कुल। आपकी जितनी भी ज्ञान है आपका, शब्दावली वहां से अपने आप आ जाएगी। ठीक है। और मैं जानना चाह रही थी, क्या साहित्य का जो आपको लगता है कि साहित्य का थोड़ा साहित्य जिम्मेदार है सामाजिक पतन के लिए? लगता नहीं है, ये है। ये तो 100% सत्य है। मतलब आप जो लिख रहे हैं, देखिए अगर इस पूरे समाज में टोटल 100 लोग हैं और 100 में से 10 साहित्यकार हैं, तो वो जो 90 जो नहीं लिख पा रहे हैं ना, वो उन 10 को ही सुनेंगे। और उन 10 की मानसिक स्थिति, हाँ, वो उन 90 की मानसिक स्थिति उस पर डिपेंड हो जाएगी कि वो 10 क्या लिख रहे हैं। अगर वो 10 के 10 कुछ ऐसा लिखने लगेंगे कि नहीं यार, ये जो सुबह निकलता है वो चांद है, जो डूब रहा है, जो रात में निकलता है वो सूरज है, तो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद ना वो 90 लोग ये मान लेंगे कि जो सुबह निकल रहा है वो चांद है और जो शाम को निकलता है रात में वो सूरज है। तो आपको सत्य दिखाना, आपको सत्य दिखाना बहुत आवश्यक है। और आप जो साहित्य समाज को दिखा देंगे, कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है, बिल्कुल। तो 110% जनता पे जो फर्क पड़ता है साहित्य का पड़ता है। आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं, आप कुछ अच्छा बोल पा रहे हैं, और अगर आपसे प्रभावित होकर 2 बच्चे भी या 2 लोग भी सीख के कि नहीं यार मुझे उनकी तरह लिखना है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ना भी लिखना चाहें, अपने जीवन में उतारें उन बातों को जो हम साहित्यकार या फिर कोई कवि उन्हें बताता है कि हाँ भाई, छोटी सी बात की भाई प्यार से मिलके रहो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, ये सब तो अगर हम बताते हैं तो कुछ तो कान में जाएगा ही, कुछ तो समझेंगे। बट अब मैं क्या कहते हैं, आजकल के समय में हर गली हर नुक्कड़ पे सब कवि हैं, और कविता करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन समाज में जो हो रहा है उसकी सच्चाई एकदम विभत्स रूप में सामने लाना, वो खराब है। सुने हैं मैंने कई जगह, तो मन करता है कि उठ के चले जाएं। नहीं, मैंने भी सुना है, काफी लोगों को सुना है। आप भाषा पे ना आपको कंट्रोल है और आप कुछ भी शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो बड़ा ही खराब लगता है। मतलब कहने को कविता है लेकिन वो विभत्स रूप होता है, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। अरे ये गलत है। मैंने भी काफी लोगों को सुना है कि वो कुछ भी, उनको लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, सच बोलने का तरीका है ना, सच बोलने का तरीका है। आप चोर के मुंह पे उसको चोर बोलेंगे पब्लिक में तो वो गुस्सा होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है, आपको ये जताते हुए उसको ये बताना है कि भाई आप गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। मतलब हमें इशारों में बताना है। हाँ, इशारों में बताना है। कविता का मतलब है इशारों में बात करना। और कविता लिखी नहीं जाती है, कविता उतरती है। कविता उतरती है अपने आप। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे कभी कभी अपना बताऊं, मैं कोई गीत लिखने बैठता हूँ, कितनी बार तो ऐसा होता है कि ऑफिस से घर तक आ रहा हूँ तो पूरी गजल हो जाती है, हो जाता है। और कभी कभी एक मतले के बाद 10 दिन 15 दिन निकल जाते हैं, और मैं इंटेंशनली बैठता हूँ कि नहीं मैं क्या जोड़ दूं इसमें, क्या काफिया जोड़ दूं, आता ही नहीं है। गूगल पे दुकान ढूंढ लेता हूँ और उसके रदीफ ढूंढ लेता हूँ, लेकिन वो भाव जब तक नहीं आते ना, जब तक वो, हाँ, वो होता नहीं है। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, तो गजल कही जाती है, कविताएं उतरती हैं, ये सब आपके अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है हमारी। और राजनीति भी थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि राजनीति भी हमारे साहित्य में आ रही है, तो बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने भी परसों ही एक शेर लिखा था, देखा होगा शायद आपने। मतलब इतनी ज्यादा आ रही है कि मेरी एक गजल भी है जिसमें से 2 शेर में मुझे याद आएंगे तो बताऊंगा। उसमें तो फिलहाल जो मैंने एक शेर लिखा था परसों, वो ये था कि मैंने सुना है आपको, अब आप भी सुनो, आदत बहुत बुरी है ये, बस उठ के चल दी। तो देखिए ये होता है कि आप एक दिन में, अगर मैं रिसेंट काव्य गोष्ठियों की या कवि सम्मेलनों की बात करूं, आप एक दिन में 4-4 इवेंट ले लेते हैं। हाँ, आपका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको अपना सुनाना है। हाँ, वो गलत है, यही रहता है, यही गलत है, जबकि गोष्ठियों का ये एम नहीं हुआ करता था। हाँ, आप अगर अपनी बातें सुना रहे हो तो आपको इतनी क्षमता होनी चाहिए सुनने के भी, आप सुनने की, आप लिख ही नहीं पाएंगे जब तक सुनेंगे नहीं। सुनना तो वो एक तरह से आपका एक विद्यालय है। आप अगर 100 बातें सुनेंगे 100 बातें पढ़ेंगे तो 10 लिख पाएंगे आप।
फैक्ट। लेकिन आपको सिर्फ जो लिख दिया आपको लगता है कि बस आप ही को दुनिया सुने, आप ही को आता है, वो गलत है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो हमारे काफी चीजें तो हमने कवर कर ली हैं। तो मैं अंत में जानना चाहूंगी कि आप श्रृंगार लिखते हैं और भी कुछ आप मैं सारी विधाएं लिखता हूँ, मतलब श्रृंगार रस रस हाँ, लेकिन और कोई रस भी लिखते हैं? नहीं, मैंने लिखे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मुख्यतः तो श्रृंगार ही लिखा है। श्रृंगार में देखिए 2 विधाएं हैं, अच्छा। संयोग है, वियोग है, और फिर मैंने देशभक्ति भी मुक्तक लिखे हैं, और जो यथार्थ चलता है, जो भी समाज में घटता है उसके हिसाब से, घटित हो रहा है, हाँ, पुरुषों के लेके, स्त्रियों को लेके, मेरी एक गजल है बेटियों को लेके। अच्छा। तो वो वायरल हुई है काफी। अच्छा। हाँ, तो आप तहत में सुनाना चाहें तो आप सुनाइए, या फिर तरन्नुम में सुनाएंगे? वो तो तरन्नुम की गजल है। ठीक है ठीक है। तो मैं इस गजल पे आता हूँ। ये गजल मैंने, इसका उन्वान है बेटियां, ये मुसलसल गजल है। और आजकल के परिवेश में आप लोग जो सह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, बिल्कुल, तो उसको अपनी इस उम्र में जितनी समझ है मेरी, अपने शब्दों में पिरोया है। आप इस गजल को सुने, अगर आप तक पहुंचे तो आप मुझे बताइएगा इसको बाद में। इरशाद। बेटियां पूछती हैं बापू से मेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है, खानदानों में बटी मेरा बसेरा क्या है, बहुत बढ़िया। खानदानों में बटी मेरा बसेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। शेर सुने। मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का। देखिए, बेटी जब पैदा होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, वही बेटी जब ससुराल जाती है तो कहते हैं बहू के रूप में लक्ष्मी आई है। पूरी जिंदगी जिस बेटी को लक्ष्मी का बोला जाता है, क्या है। मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का, मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का, जिंदगी तानों में गुजरी है कि तेरा क्या है। क्या बात है, बहुत सुंदर, जिंदगी तानों में गुजरी है कि तेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी। जब आप शादी करते हैं बेटी की, तो आप देखते हैं कि उसके ससुराल में कितनी गाड़ियां हैं, कितना चकाचौंध है, लेकिन शादी के बाद उसको कितना सुकून है, ये नहीं देखते। आप शेर सुने। मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी, मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी, रोशनी कहते हैं इसको तो अंधेरा क्या है। बहुत बढ़िया। रोशनी कहते हैं इसको तो अंधेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। रात कटती है, आज भी आपके घर में आप रोज रात में ये सवाल पूछते होंगे सबसे कि बेटा सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे, कल लंच में क्या बनेगा। ये बहुत ही आम सवाल है। और हमारे घरों में वो बेटी सोती कितने बजे है किसी को नहीं पता होता, बट उसके संस्कारों को इस चीज से नापा जाता है कि वो सुबह कितने बजे उठती है। आप शेर सुने। रात कटती है यही सोच के कल क्या होगा, रात कटती है यही सोच के कल क्या होगा, मुझसे क्यों पूछते हो तुम कि सवेरा क्या है। मुझसे क्यों पूछते हो तुम कि सवेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। इस गजल का अंतिम शेर, घर में नई बहू आए या बेटी आए, कुछ भी अनहोनी हो जाए तो सामान्यता उसके ऊपर डाला जाता है कि यार ऐसा कुछ हो गया, नया नया ये चेंज हुआ है। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है,
जिंदगी बीत गई रिश्तों को सजोने में, जिंदगी बीत गई रिश्तों को सजोने में, कोई बतलाए ये मुझको कि बिखेरा क्या है, कोई बतलाए ये मुझको कि बिखेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। तो चलते चलते हम ये करते हैं कि आप कुछ नवांकुरों के लिए संदेश कुछ देना चाहें कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने ऊपर कैसे अपने खुद को पॉलिश करना चाहिए। देखिए, नवांकुरों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो भी सीख रहे हैं ना, आप जिस भी कॉलेज में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, साहित्य को कभी भी ऐसे मत देखिए कि वो आपके ऊपर हावी हो गया है। अगर आपने साहित्य को अपने ऊपर हावी कर लिया ना, फिर आप लिख भी नहीं पाएंगे और आप जो कर रहे हैं वो कर भी नहीं पाएंगे। तो महसूस करो, महसूस, हाँ, उसको सिर्फ महसूस करिए और उसको मन में डालिए, मन में, आत्मा में डालिए, हाँ, आत्मा में डालिए, वो अपने आप आपके अंदर आता चला जाएगा। और सबसे पहले कि आप सीखिए, आप पढ़िए, लोगों को सुनिए, अपने बड़ों को सुनिए, समझिए। हाँ, सिर्फ अपना लिख के कि उसने कुछ अच्छा सा लिख दिया है, उसकी कॉपी करके या शब्दों को जोड़ दे। तुकान तो ठीक है, जब नया इंसान लिखता बैठता है, तुकबंदी करते हैं लोग। मेरी 4 पंक्तियां थी कि जो मैंने आपने एक सवाल किया था अभी नवांकुरों के लिए भी, मतलब और एक पहले भी, कि राजनीति क्या है, तो ये था कि आदमी ही आदमी को काटता यहाँ है, औरतें भी कम कहाँ, ये जानता जहां है परख खुद की नहीं, शून्य में ही जी रहे, ज्ञान में भी है सिफर, पर मानता कहाँ है। सही बात है। तो जब तक आप तो जब तक आप उस ज्ञान को अपने अंदर लेके नहीं आएंगे ना, आप शून्य में जीते रहेंगे। आपको लगेगा कि अपुनिज भगवान है, हाँ, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। हाँ, आप ऐसा होता नहीं है। तो आप सीखिए, आप सुनिए, समझिए और समाज को आईना दिखाइए और अपने शब्दों से, अपने भाव से। मैं आज भी, मैं आपको बताऊं, मेरी जो सिस्टर हैं, दीदी हैं, वो हिंदी की एचओडी हैं, नोएडा के स्कूल में। तो आज भी मैं कुछ भी लिखता हूं, मतलब मैक्सिमम, ज्यादातर मैं लिखने के बाद अपनी माता जी को और अपनी दीदी को सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। मतलब मैंने ऐसे भी छंद लिखे हैं कि अगर मैं आरती भूल जाऊं तो उनको मंदिर में बैठ के पढ़ सकता हूँ। क्या बात है। तो मैंने आज तक कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि मेरी माँ, वो फिल्टर ही मेरी माँ और मेरी बहन से लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। वहां से जब ये पूरे पॉडकास्ट की सबसे सुंदर बात ये है। तो मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं लिखा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनको सुना दिया, बस दिल पे हाथ रख के, एक तरह से मैं आपको बताऊं कि वो आपके गुरु हैं, आपकी माँ। और सबसे बड़ी गुरु तो माँ होती है। तो पहली गुरु है, पहली गुरु होती है, माँ तो पहली गुरु है। तो मैंने एक 4 पंक्तियां लिखी थी, आपने माँ का नाम लिया है, उससे मुझे याद शायद नहीं आएंगी, कि मेरी सांसों की डोरी है नाड़ अम्मा की, संस्कारों की शिक्षा लताड़ अम्मा की, चंद सपनों के खातिर जगह उम्र भर, सुलाती है आंचल की आड़ अम्मा की। बिल्कुल। बस यही एक सीख है कि आप जो भी लिखें, अगर आपकी बहन, आपकी माँ, आपके जो भी आपके आसपास महिलाएं हैं, अगर वो बेहिचक आप उनको सुना पा रहे हैं, आपको आंखों में शर्म नहीं है, तो आप सिद्ध हैं अपनी लेखनी में। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।